बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट इलेक्शन हुआ उसका नतीजा आ गया है। अपोजिशन को अपनी उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये मानते थे कि एक सीट कम से कम ज़्यादा दी जा रही है अपोजिशन को, और अपोजिशन को वो सीट जीतने का मौका भी मिल गया। सबसे ज़्यादा वोट जो है मुराद सईद साहब को पड़े हैं और मुराद सईद साहब सेनेटर बन चुके हैं। अब वो हलफ उठाने नहीं आ पाएंगे, हालात उनके लिए मुश्किल होंगे ज़रूर, लेकिन ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, माजी में भी ऐसा होता रहा है। 26 वोट जनरल नशिस्त पर मुराद सईद साहब को पड़े हैं। उनके बाद फैसल जावेद को, मिर्ज़ा अफरीदी को और नूरुल हक कादरी को वोट पड़े। फैसल को 22, मिर्ज़ा अफरीदी को 21 और नूरुल हक कादरी को 21 वोट पड़े। मिर्ज़ा अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ्लेक्सिबिलिटी शो की है कि जो लोग 9 मई के बाद या उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे, अगर उनके पास पैसा है और वो इख्तियार वाले हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ उनके लिए दरवाजे तहरीक इंसाफ के खुले हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं तो आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वापस हिस्सा बन जाएंगे। अब यहाँ पे टेक्नोक्रेट की एक सीट चली गई अपोजिशन को और एक हुकूमत को चली गई। इसी तरह जो एक सीट है वो ख़वातीन की हुकूमत को चली गई और एक अपोजिशन को चली गई। तो इस तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए फार्मूले के तहत 6 सीटें और अपोजिशन 5 सीटें जीत गई। गंडापुर साहब ने कहा जी कि अगर ये मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को ना मिलती तो उनकी सीटें महदूद रहती 3 तक। तो ये बात गलत है। एक ही सीट उनको तब भी मिलनी थी क्योंकि वो एक जनरल नशिस्त सिर्फ जीत सकते थे। दोनों टेक्नोक्रेट या ख़वातीन की जो नशिस्त है टेक्नोक्रेट या दूसरी जो खातून की नशिस्त है उसमें से एक भी उनको नहीं मिलनी थी और फिर एक सीट तक महदूद रहना था अपोजिशन ने। अब यहाँ पे खरीदो फरोख्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सारे जो उम्मीदवार थे वो बैठ गए थे, सिर्फ एक उम्मीदवार बाकी थे और उन्होंने कहा जी चाहे मुझे एक भी वोट ना पड़े लेकिन मैं ये इलेक्शन ज़रूर करवाऊंगा। बहरहाल ये इलेक्शन हो गया। अब इमरान खान साहब इस इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या वाकई, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ये समझते हैं कि शायद मिर्ज़ा अफरीदी इमरान खान की चॉइस नहीं है या इमरान खान साहब तक दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई मिर्ज़ा अफरीदी को लेकर। कुछ लोगों का ये दावा है, सबकी अपनी अपनी बातें। हाँ, ये भी ज़रूर है कि बहुत सारे चैनल्स पे खबरें चल रही थी कि जनाब इतने वोट इधर हो गए, इतने वोट इधर हो गए, फलाना बंदा बैठा हुआ है उसके लिए इतने वोट अवेलेबल है, फलाना बंदा जो है वो इतने वोट खरीद चुका है। तो ये चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि चीज़ें तय हो गई थी। अपोजिशन और हुकूमत ने एक पेज पर रहते हुए ये पूरा इलेक्शन लड़ा है। यहाँ सारी चीज़ें तय पा चुकी थी तो यहाँ पे इधर उधर बंदे तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। फैसला बहुत ऊपर हो गया था। एमपीएस पे पैसा और वक्त ज़ाया करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। चीज़ें बड़े स्मूथ तरीके से हो गई हैं। 9 मई के हवाले से नाजरीन यहाँ पे एक पूरा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक भूचाल खड़ा करना चाहिए कि वो 9 मई जिसका बहाना बनाकर पिछले 2.25 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, लगातार कुचला जा रहा है, उस 9 मई के मुकदमे का भुरकस निकल गया है। पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हो गया अदालत के अंदर। अब अदालतें फैसले तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही देंगी क्योंकि जजों ने जो फैसले लिखने होते हैं वो तो लिखने थोड़ी होते हैं, वो तो पढ़ने होते हैं। वो तो लिखे लिखाए फैसले आ जाते हैं जैसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो है वो 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन वकला हैं, उन्होंने ये चंद पॉइंट्स बनाए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो ये बताते हैं कि ये नुकात इस पूरे मुकदमे को उड़ा कर रख देते हैं। नंबर 1 ये है, इसमें जो है वो अबूदर सलमान उन्होंने बड़ा काम किया, कुछ और वकला है उन्होंने सब ने मिलकर काम किया है, लेकिन ये मैंने उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल की है। नंबर 1 मामला ये है कि 9 मई के मुकदमात की बुनियाद बनने वाला साजिशी दावा अदालत में नाकाम हो गया। दोनों अहम इस्तगासा के गवाहों ने जिरा के दौरान एतराफ़ किया। क्या क्या एतराफ़ किया? नंबर 1, निगरानी करने या सर्वेलेंस करने की कोई मंजूरी मौजूद नहीं थी। नंबर 2, पुलिस रोजनामचे में कोई इजाज़त या रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। नंबर 3, एक गवाह तो उस दिन ड्यूटी पर ही मौजूद नहीं था। एक और चीज़ इसके अंदर शामिल है, वो ये है कि गवाहान कहते हैं कि हम गए जनाब इमरान खान साहब के घर में छुप छुपा के पहुँच गए। ना वो इमरान खान साहब के कपड़ों का रंग बता पा रहे हैं, ना बाकी लोगों के बारे में बता पा रहे हैं। और एक कहता है जी मैं सोफे के पीछे छुप गया था और दूसरा कहता है कि मैं मेज़ के नीचे छुप गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि इमरान खान साहब के घर से वो मेज़ और सोफ़ा ले जाके अदालत में रख देते और वहाँ जाकर कहते कि जनाब इन गवाहों को कहें कि इसके नीचे और इसके पीछे छुप के दिखाएं। ज़रा पता तो चले कि ये कैसे, ये बिल्ली के बच्चे हैं या पुलिस वाले हैं कि एक मेज़ के नीचे घुस जाएगा, एक सोफे के पीछे घुस जाएगा। ये कैसे हो सकता है?
सारी दुनिया वहां पे यानी बाहर से लेके अंदर तक इतना जबरदस्त वो निगरानी का एक सिस्टम था। मैं क्योंकि खुद गया हूं, बाकी बहुत सारे सहाफ़ी गए हैं, सीनियर सहाफ़ी भी गए हैं। ये आप शामी साहब से पूछ सकते हैं, मुजीबुर शामी साहब से, वड़ाइच साहब से पूछ सकते हैं, आप आफ्ताब इकबाल साहब से पूछ सकते हैं। ये बुजुर्ग लोग हैं, ये आपको बताएंगे कि वहां पे क्या इन्होंने देखा और कैसे हुआ। और बहुत सारे लोग, आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, वो भी वहां पे गए हैं, उनसे आप पूछ लें, वो आपको बताएंगे कि जनाब वहां पे कोई बिल्ली का बच्चा भी घुस सकता था बगैर मर्जी के, तो ये पुलिस वाले अंदर घुस गया और एक सोफे के पीछे और एक मेज के नीचे छुप गया। ये चीजें उठा के अदालत में ले जाए, पीटीआई को चाहिए, और जाके के इन पुलिस वालों को बोले यहाँ छुप के दिखाएं। दूसरा, इस्तगासा के जो गवाह हैं वो जिरा के दौरान इमरान खान के जमान पार्क रिहाइश गाह की शनाख्त करने में नाकाम रहे। उन्हें पता ही नहीं था कि घर है किस तरह का, कितने दरवाजे हैं, कहां से गुजरते हैं, किधर से अंदर जाते हैं, शीशा किस तरफ है, खिड़की किस तरफ है, सोफा किस तरफ को लगा हुआ था, जो इमरान खान साहब जहां बैठते थे वहां दरवाजा दाएं जानिब था या बाएं जानिब था या सामने की जानिब था। जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो इमरान खान साहब के कमरे से पहले आप कितने दरवाजों से गुजरते हैं, बाहर टेबल कहां रखी हुई है, अंदर किस तरफ है, कोई वो बता ही नहीं सके। ना कोई नक्शा दिखाया, ना कोई खाका पेश किया, ना ही उस जगह का उन्हें मोतबर इल्म था जिसकी उन्होंने निगरानी की थी। तो इनकी मन गढ़त जो गवाही है वो साबित हो गई कि जनाब ये मन गढ़त है, और इनको जो कहा गया इन्होंने बेचारों ने वही गवाही दे दी है। अच्छा, ये मुकदमा जो है इसकी रफ्तार भी गैर मामूली है, ये भी एक नुक्ता उठाया गया। रोजाना समातें की गई, हत्ता के हफ्ते की रात 10:30 पौने 11 बजे तक भी अदालती कार्रवाई चलती रही। ये कारकर्दगी नहीं है, ये दबाव है, और कानूनी उसूल है कि जल्दी किया गया इंसाफ दफन किया गया इंसाफ होता है। यानी जल्दबाजी में जो आप इंसाफ करते हैं वो इंसाफ को दफन करने के मुतरादिफ है, ये वैसे ही कानूनी उसूल है। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, जिन्हें साइफर केस में बरी किया जा चुका है, उन्हें 9 मई में फंसाने के लिए मुलविस कर दिया गया। हालांकि उस दिन वो लाहौर में थे ही नहीं, अपनी बीवी के साथ आगा खान अस्पताल कराची में थे, और ये फौजदारी कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी हो रही है और उस आदमी को लाहौर के मुकदमात में इन्वॉल्व कर दिया गया है। कैद को मुकदमा चलाने की बुनियाद बना दिया गया। उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद साहब, ये लोग जो है सिर्फ इन पे मुकदमात इसलिए चल रहे हैं कि इनको जेल के अंदर रखना है, और ये जेल के अंदर मौजूद है। ये एक मनमानी कार्रवाई है, ये भी नुकता उठाया गया वकला की जानिब से। अंदलीब अब्बास और मुराद राज, इन्होंने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके ऊपर मुकदमा चला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी पीटीआई के साथ खत्म कर दी थी। अंदलीब अब्बास उस गाड़ी में थी जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा थी, दोनों के ऊपर एक जैसा मुकदमा था। मुराद राज जो है उनके बेशुमार मैसेजेस आईजी ने पढ़ के बताए हुए थे, लेकिन ये दोनों गायब हो जाते हैं बीच में से, और ये बराबरी के उसूल की खिलाफ वर्जी है। कुछ मुलजिमान को 9 मई के मुकदमात में 2 साल से जमानत नहीं दी गई, जबकि कुछ 1 साल से बगैर सजा के कैद हैं। ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 9 जो है वो शख्सी तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है, जबकि आर्टिकल 10 गिरफ्तारी और हिरासत में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करता है। ये लंबी पेशगी कैद है, यानी प्री ट्रायल डिटेंशन है, ये जो कानून की खिलाफ वर्जी है, और ये बगैर ट्रायल के सजा दी जा रही है। तफ्तीशी अफसर ने दावा किया कि 9 मई के 30 दिन बाद शेरपाव पुल के करीब खुली जगह से वो डंडे और लाठियां उठाकर लाया, वहां से उसने बरामद किए। हालांकि उसने ये बात भी खुद तस्लीम की कि इस जगह रोजाना कंटोनमेंट बोर्ड सफाई करवाता है। अब ये बात तो अकल में आने से ही बाहर है ना, कि जहां पे रोजाना सफाई आती है वहां पे डंडे और लाठियां पड़ी हुई हैं, और वो वहीं पड़ी हुई है, कोई जनाब देखने वाला ही नहीं है, उठाने वाला ही नहीं है, और सफाई रोजाना की बुनियाद पे वहां पे हो रही है। तो ये शवाहिद की कानूनी हैसियत को बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। अच्छा जी, एक और चीज है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, इजाफी इल्जामात बगैर किसी बाकायदा इजाजत के शामिल किए गए हैं। जब भी कोई इल्जाम नया शामिल किया जाता है तो बाकायदा एक इजाजत ली जाती है, फिर वो इल्जामात शामिल किए जाते हैं, और इन इल्जामात के हक में किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं किया गया, ज़बानी कलामी चीज़ें आकर बयान कर दी गई, एक कहानी सुना दी गई। ये कार्रवाई कानूनी इख्तियार से तजावज़ है और तरीक़ाकार के लिहाज से कालादम है, गलत करार दी जा चुकी है। कोर कमांडर हाउस जो कि मरकजी मकामात में से एक है, उसके आसपास कोई भी सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश नहीं की गई। बरियत देने वाले शवाहिद को छुपाना शफाफ ट्रायल के लाजमी उसूल यानी शवाहिद की फरामी की खुली खिलाफ वर्जी है। अच्छा जी, वाक़े के वक्त फौजी एहलकार इस इलाके में तैनात थे, लेकिन किसी भी फौजी को बतौर गवाह अदालत में पेश नहीं किया गया। ये इकदाम इस्तगासा की गैर जानिबदारी और तहकीकात की जो मुकम्मलपन है